हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम विलियम हैजलिट के फेमस एसे माय फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोएट्स को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप विलियम हैजलिट के बाकी के एसेज को भी समझना चाहते हैं तो वो आपको विलियम हैजलिट की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ जाकर आप उन्हें अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस ऐसे की बात करते हैं। इस ऐसे में विलियम हैजलिट ने हमें बताया है कि जब पहली बार वो पोएट्स से मिले, यानी सैमुअल टेलर कोलरिज और वर्ड्सवर्थ जैसे पोएट से मिले, तब उन्हें कैसा अनुभव हुआ। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर किया है। तो चलिए इस ऐसे के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। ये वक्त था 14 जनवरी 1798 का, जो कि हैजलिट के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उनकी ज़िंदगी का ये एक टर्निंग पॉइंट था और वो इसीलिए क्योंकि उन्हें कोलरिज से मिलने का मौका मिला। तो जो कोलरिज थे वो यूनिटेरियन चैपल का मतलब होता है एक चर्च, जो कि श्रूसबरी नाम की जगह पर था। वहाँ पर कोलरिज प्रीच किया करते थे। एक प्रीच करना यानी कि भाषण देना, तो वो चर्च में भाषण दिया करते थे। और हैजलिट तब काफ़ी जवान थे, काफ़ी यंग थे और उन्हें कोलरिज को सुनने का मौका मिला वहाँ पर। A minister at the time, Coleridge had as yet none of the fame that would later accrue to him as a poet, critic and philosopher. So Coleridge उस टाइम पे ज़रा भी फेमस नहीं थे और ना तो कोई उन्हें एक पोएट या क्रिटिक या फिलोसोफर के तौर पर जानता था। तो ये जो ऐसे है वो एक मेमोयर है। मेमोयर का मतलब होता है जहाँ पर कोई इंसान अपनी मेमोरी को रिलेट करते हुए कुछ बता रहा हो, ऑडियंस को सुना रहा हो, रीडर्स को कुछ बता रहा हो अपनी लाइफ के बारे में। तो ये जो ऐसे है वो भी एक मेमोयर है, इसीलिए क्योंकि जो विलियम हैजलिट हैं वो अपनी ज़िंदगी का एक पर्टिकुलर इंसिडेंट, यानी कैसे वो सैमुअल टेलर कोलरिज से मिले और उसका उनकी लाइफ के ऊपर क्या असर हुआ, उनके इंटरेक्शंस कैसे रहे, आगे के कुछ महीनों में वो कैसे एक दूसरे से मिलते रहे, उस मीटिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ा हैजलिट के ऊपर, और बाद में फिर वो लोग कैसे एक दूसरे से सेपरेट हो गए, इसके बारे में इस ऐसे में बताया है और इसीलिए ये एक मेमोयर है। दिस होल प्रोसेस ऑफ एक्वेंटेंस नॉट ओनली विथ पोएट इन सिंगुलर बट पोएट्स। तो जो पूरा एक्वेंटेंस है यानी मिलाप है, एक दूसरे से मिलना है, वो किसी एक पोएट से नहीं हुआ, बहुत सारे पोएट से विलियम हैजलिट मिले और इसीलिए टाइटल में वर्ड पोएट्स दिया गया है। और ये एक इम्पॉर्टेंट ईयर जो कि 1798 है, जो कि इंग्लिश रोमांटिसिज्म के लिए काफ़ी फेमस ईयर है और इसी ईयर में ये सारी घटनाएं हुई। तो चलिए अब हम लोग इस ऐसे की समरी को समझते हैं। इस ऐसे की शुरुआत होती है जहाँ पर कोलरिज जो हैं वो श्रॉपशायर में आए थे ताकि वो यूनिटेरियन चर्च में डिसेंटिंग मिनिस्टर बन जाए और अपने भाषण लोगों को देना शुरू करें उस चर्च में। हैजलिट तब बहुत ही ज़्यादा जवान थे और उनका जो माइंड था उनमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी थी या और एक्सपेक्टेशंस थी। वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो पूरे 10 माइल मिट्टी में क्रॉस करके आए थे ताकि वो कोलरिज की बातें सुन सकें। लेकिन उस टाइम पे वो एक रिलीजियस स्केप्टिक थे विलियम हैजलिट, और उन्हें ज़्यादा यकीन नहीं था धर्म के ऊपर। और ये फेज तब था जब वो हैकनी कॉलेज में पढ़ा करते थे। उन्हें लॉस ऑफ फेथ था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा धर्म या रिलीजन पे यकीन नहीं करते थे उस टाइम पे। वो बस इसीलिए गए थे ताकि वो उस लेक्चर को सुन सके, इसीलिए क्योंकि वो ये देखना चाहते थे कि पोइट्री और फिलॉसफी का मिक्स कैसा होता है। तो वो जानते थे कि कोलरिज जो हैं वो पोइट्री लिखते हैं, वो एक पोएट है, लेकिन वो यहाँ पर फिलॉसफिकल बातें करने वाले हैं, धार्मिक बातें करने वाले हैं। इसीलिए वो वहाँ गए थे ये देखने के लिए कि पोइट्री और फिलॉसफी का मिक्स कैसा होता है। फिर ऐसे में एक सीक्वेंस आता है जहाँ पे हमें बताया है कि जब कोलरिज श्रॉपशायर से निकल रहे थे वेम नाम की जगह से, तो तब हैजलिट भी उनके साथ बैठ गए थे और पूरे रास्ते वो लोग बातें कर रहे थे। और हैजलिट कोलरिज के साथ इसीलिए ट्रैवल कर रहे थे ताकि वो कोलरिज की कंपनी को और ज़्यादा एंजॉय कर सकें। हैजलिट गिव्स एन असेसमेंट ऑफ कोलरिज। तो हैजलिट ने बहुत अच्छी तरीके से कोलरिज का असेसमेंट दिया है कि वो एक क्रिटिक भी थे और
हेज़लिट जो हैं वो कोलरिज की ऑब्जेक्टिविटी को क्वेश्चन करते हैं और वो कहते हैं कि जो कोलरिज थे वो बहुत ज़्यादा बातें किया करते थे। तो पूरे ऐसे में हम लोग देख सकते हैं कि जो कोलरिज हैं वही बातें कर रहे होते हैं। तो हेज़लिट हमें बताना चाहते हैं कि कोलरिज जो है वो बातें ज़्यादा करते थे और एक्शंस कम लेते थे। The essay graphs well the intensity of Hazlitt's infatuation with Coleridge and the process of disillusionment as well. तो पूरे ऐसे में हमें बताया गया है कि कैसे हैजलिट जो थे वो कोलरिज से बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में इन्फैचुएट हो गए थे, यानी अट्रैक्ट हो गए थे, लेकिन बाद में उनका ये जो भ्रम था वो टूट भी गया और वो कोलरिज से जुदा भी हो गए थे। तो ऐसे यहाँ पर ख़त्म हो जाता, लेकिन फिर इस फ्रेज को जस्टिफाई भी करना था एक्वेंटेंस विद पोएट्स। तो इसीलिए बताया गया है कि कैसे विलियम हैजलिट बस एक पोएट कोलरिज से नहीं मिले, वो और भी पोएट से मिले थे, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ। तो अप्रैल में हैजलिट जो थे उन्हें कोलरिज का इनविटेशन मिला कि नेथर स्टोवे नाम की जगह पर जब कोलरिज रहते थे तो उन्हें कहा कि मुझसे आकर मिलो। तो हैजलिट कोलरिज से मिलने गए और उसी दिन उन्हें विलियम वर्ड्सवर्थ का इनविटेशन भी आया मिलने के लिए कि मेरे भी घर आओ और मुझसे भी मिलो। और विलियम वर्ड्सवर्थ तब एल्फॉक्सटन नाम की जगह पर रहते थे। तो इस तरीके से हैजलिट कोलरिज से भी मिले और उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ से भी मिले। तो जब उन्होंने वर्ड्सवर्थ को देखा तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और उन्होंने देखा कि कैसे जो वर्ड्सवर्थ की आँखें हैं उनमें एक सनसेट की तरह है। तो वो कहते हैं कि विथ वॉट आईज दीज पोएट्स सी नेचर। तो वो कहते हैं लगता है इन्हीं आंखों से वर्ड्सवर्थ ने नेचर को देखा और इतनी अच्छी पोएम्स को लिखा। गिवन द अपॉर्चुनिटी टू रीड द लिरिकल बैलेड्स हैजलिट सॉ दैट वर्ड्सवर्थ हैड द माइंड ऑफ ए ट्रू पोएट। तो जब हैजलिट ने लिरिकल बैलेड्स को पढ़ा तो उन्हें ये समझ आया कि वर्ड्सवर्थ का जो माइंड है वो एक ट्रू पोएट का, एक अच्छे पोएट का दिमाग है। और फिर वो हैजलिट जो हैं कोलरिज पर भी कमेंट करते हैं और कहते हैं कि जो कोलरिज हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रेजुडिस थे और जो लोग उन्हें पसंद नहीं आते थे उनकी पोइट्री को वो बिल्कुल भी सिरे से नकार देते थे, जो लोग उन्हें पसंद नहीं थे, और जो लोग पसंद थे उनकी बुरी पोइट्री की भी वो तारीफ करते थे। तो ऐसा कहते हुए हैजलिट बता रहे हैं कि जब कोलरिज ने वर्जिल के जॉर्जिक्स पर कमेंट किया तो हैजलिट को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और हैजलिट कहते हैं आई डू नॉट थिंक ही हैड मच फीलिंग फॉर द क्लासिकल और एलिगेंट। लगता है कि कोलरिज जो है उन्हें क्लासिकल लिटरेचर ज़रा भी एलिगेंट नज़र नहीं आता, ज़रा भी अच्छा नज़र नहीं आता। तो जो हैजलिट हैं वो कोलरिज का एक असेसमेंट करते हैं क्रिटिक के तौर पर और उनकी ऑब्जेक्टिविटी को क्वेश्चन भी करते हैं कि क्या आप ऑब्जेक्टिव हैं, क्या आप किसी चीज़ को ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, क्योंकि आप तो बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, आप इनफैक्ट प्रेजुडिस्ड हैं, क्योंकि जो भी ऑथर्स आपको पसंद आते हैं उनको आप उनकी खराब पोइट्री को भी आप अच्छा कह देते हो और जो आपको जो डिसलाइक करते हो जिनको उनकी अच्छी पोइट्री को भी आप बुरा कह देते हो, मतलब आप प्रेजुडिस्ड हो। ऐसा कोलरिज के बारे में हैजलिट ने कहा है। तो इस तरीके से जो ऐसे है वो हैजलिट का तरीका है कोलरिज की एक इमेज प्रेजेंट करने का हमारी आंखों के सामने। तो शुरुआत में उन्होंने कोलरिज की जो इमेज है वो एकदम भगवान की तरह हमारे सामने प्रेजेंट की है, विच बाय द एंड हैज़ कम्प्लीटली बिन डिस्ट्रॉयड। लेकिन जैसे जैसे ऐसे का एंड होता है तो वो पूरी तरीके से इस इमेज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एकदम फ्रैंकेनस्टाइन की तरह। फ्रैंकेनस्टाइन जो मैरी शेली की नॉवेल का कैरेक्टर था। It might be taken as an act of killing the father rhetorically or getting out of the influence of a predecessor and writing a story of his own। तो ये विलियम हैजलिट का तरीका था जहाँ पर वो अपनी खुद की पहचान बना रहे हैं और अपने प्रीडिसेसर यानी उनके पहले जो पोएट आए सैमुअल टेलर कोलरिज, उनकी छाया से वो बाहर आ रहे हैं और अपनी खुद की राइटिंग लिखना शुरू कर रहे हैं। द कॉन्फ्लिक्ट दैट कैन बी सीन थ्रू द लाइन्स ऑफ द एसे इज नॉट ओनली बिटवीन द टू पर्सनालिटीज एज सच बट बिटवीन टू डिफरेंट पोएटिक्स। तो जो एसे है उसमें न केवल हैजलिट और कोलरिज के पर्सनालिटीज
का फ़र्क बताया गया है, बल्कि वो दोनों कौन से पोएट्स को फॉलो करते हैं, किनको पसंद करते हैं, उनकी सोच को भी डिफरेंशिएट किया गया है। हैज़लिट्स थियरी ऑफ डिसइंटरेस्टेडनेस व्हिच एंटिसिपेट्स कीट्स आइडिया ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी इज परहैप्स एन आंसर टू कोलरिज एक्सट्रीम सब्जेक्टिविटी और ईगोसेंट्रिसिटी। सो जो हैज़लिट थे उनकी थियरी थी डिसइंटरेस्टेडनेस की, यानी भले ही कितनी भी कठिनाइयाँ आए पोइट्री वगैरह लिखने में, लेकिन हमें पोइट्री तो भी परस्यू करनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट था नेगेटिव कैपेबिलिटी का, जो कि जॉन कीट्स का कॉन्सेप्ट है, और ये काफ़ी मिलता जुलता है हैज़लिट की थियरी ऑफ डिसइंटरेस्टेडनेस से। तो हैज़लिट जो है अपनी इस थियरी से जवाब दे रहे हैं कोलरिज की ईगो सेंट्रिसिटी को, क्योंकि कोलरिज जो थे वो उनकी जो पोएम्स है उनमें ईगो सेंट्रिसिटी नज़र आती है, यानी हल्का सा सेल्फिशनेस नज़र आता है, अपने बारे में वो ज़्यादा सोचते थे या इम्पोर्टेंस देते थे। तो इस तरीके से पूरे ऐसे में उन्होंने कोलरिज पर कमेंट्स किए हैं। आई होप आपको ये समरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।